अगर आप बैंक एम्प्लॉयज़ हैं या पेंशनर्स हैं, 12th वाई बरगैट की डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 12 और 13 सितंबर 2023 को वर्कमैन यूनियन और ऑफिसर्स एसोसिएशन की मीटिंग अलग-अलग कमिटीज़ में हुई और उस मीटिंग के जो आउटकम है वो यूएफबीओ ने अपने सर्कुलर द्वारा जारी किए। सोशल मीडिया में वो सर्कुलर 2-3 दिन से घूम रहे हैं। मैं उस सर्कुलर के कंटेंट्स का आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे नहीं देना चाहता, बल्कि उस सर्कुलर के आधार पर हम इस बाइपर्टाइट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं और 12th बाइपर्टाइट बैंकर्स के लिए क्या-क्या अचीवमेंट ला सकता है, मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। इस पे चर्चा के लिए मैं आपको जो ईएफबीओ ने सर्कुलर निकाला है, उस सर्कुलर को आपको पहले दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप देखें 12 और 13 तारीख को जो मीटिंग हुई है नेगोशिएटिंग कमेटी के साथ, 12 तारीख को वर्कमैन यूनियन श्री रजनीश कर्नाटक एमडी एंड सीईओ बैंक ऑफ इंडिया के कमेटी के साथ हुई और ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओपी मिश्रा डीएमडी एसबीआई के साथ जो कमेटी बनी हुई है, मिश्रा जी की चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनी है उसके साथ हुई 13 तारीख को। अब जो वर्कमैन यूनियन के साथ 12 तारीख को जो वार्तालाप हुआ, उसमें पहला इशू इन्होंने स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का लिया। उसमें कहा कि एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट अप टू द पीरियड ऑफ रिटायरमेंट। इसमें एग्रीड इन प्रिंसिपल सब्जेक्ट टू फाइनल कॉस्ट। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट टू बी गिवन इन केस ऑफ रिवर्सल आफ्टर 1 ईयर। डिसीजन विल बी टेकन आफ्टर गेटिंग डिटेल्स फ्रॉम द कंसर्न बैंक। इसी ढंग से जो रिवीजन इन स्पेशल पे जो यूनियन की तरफ से एजेंडा आइटम था, स्पेशल पे टू बी रिवाइज बाय मर्जर ऑफ डीए एंड लोडिंग एज इन द केस ऑफ बेसिक विल बी डिस्कस सेपरेटली इन स्मॉलर कमेटी। अब ये जो इशू है स्पेशल पे का, यहाँ पर स्पेशल पे टू बी रिवाइज्ड बाय मर्जर ऑफ डीए, ये ऐसा पॉइंट है जिसको कि समझना जरूरी है, क्योंकि स्पेशल पे के रिवाइज होने पर और उसमें डीए मर्जर करने पर ये सीधा क्लियर हो जाता है कि यूनियन की कहीं से भी ये डिमांड नहीं है कि स्पेशल पे को बेसिक पे का पार्ट माना जाए और उसको सुपर एन्युएशन बेनिफिट के लिए भी शामिल किया जाए। इस डिमांड से ही क्लियर हो जाता है कि यूनियन नहीं चाहती कि रिटायर्ड और पेंशनर्स को स्पेशल पे और उसके डीए का बेनिफिट पास ऑन हो। वैसे ही कई छोटे-छोटे मुद्दे हैं, एसडब्ल्यूए टू बी मर्ज्ड विद एसडब्ल्यूबी, ऑल सब स्टाफ टू बी designated as दफ्तरी, additional increase in quantum of special pay with the additional duties and responsibility in each post, introduction of new special pay post, revision of graduation pay PQA FPP on the same line as in the case of basic pay, qualification increment, pay for passing professional banker examination of Institute of Bankers, additional increment for post-graduate degree, additional increment to be subordinate सब स्टाफ फॉर एक्वायरिंग ग्रेजुएशन। ये सारे मामले जितने भी थे उनको क्लब करके एक स्मॉलर कमेटी के सामने डिस्कस होंगे और उसके बाद डिसीजन होगा। इसमें जितना भी ये मैटर हैं, ये क्लियर इंडिकेट करते हैं कि वर्किंग यूनियन वर्कमैन की ये नहीं चाहती कि स्पेशल पे को बेसिक पे में मर्ज किया जाए और उसके बेनिफिट रिटायर्ड और पेंशनर्स को पास ऑन हुए। ऑफिस सिटिंग पे रिस्ट्रिक्शन of minimum 7 days office sitting as officer to claim office sitting pay to be removed. Office sitting for 4 days and above will be paid.
इस बात पे एग्री किए हैं। फार्मूला फॉर कंपटीशन ऑफ ऑब्जेक्टिंग पे टू बी मेड सिंपल। सिंपल फार्मूला टू बी वर्क आउट, यूनियन टू गिव डिटेल्स। इसमें कमेटी ने कहा कि यूनियन आपने डिटेल दे कि कैसे फार्मूला निकालना है। इससे साबित होता है कि यूनियन एक सुपरफिशियल मैनर में अपनी डिमांड रखी है, उन्होंने स्पेसिफिक मैनर में उसकी कैलकुलेशन करके और उसके रैशनल को पीछे नहीं रखा। अब यूनियन क्या प्रपोजल लाती है ये डिपेंड करेगा भविष्य में। चौथा इसमें पॉइंट था इम्प्रूवमेंट इन एचआरए, रिवीजन ऑफ एचआरए रेट, एचआरए एट 150 पेएबल ऑन द ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन टू बी ऑन डिक्लेरेशन बेसिस। इस पॉइंट पे एग्री हो गए। प्राइस एचआरए रेट विल बी फाइनलाइज बाय मेन कमेटी। अब एचआरए का भी जो ये डिमांड है रिवीजन ऑफ एचआरए, तो ये हर 5 साल में जब भी एग्रीमेंट होता है तो वो रिवीजन तो होता ही है। अगर यूनियन इसमें एचआरए के लिए स्पेसिफिक डिमांड रखती कि एचआरए को सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सिटीज के हिसाब से कैटेगराइज किया गया उतना परसेंट ही जो है एचआरए दिया जाए। उदाहरण के लिए दिल्ली में जो रहता है, दिल्ली बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहता है, आज की डेट में यदि किराए पे कोई मकान लेता है तो 35 से 40 हजार रुपये पर मंथ के हिसाब से ही किराए पे मकान मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उस हिसाब से उसको कॉम्पनसेट करके एचआरए के रेट 25% से 35% तक रखे हुए हैं। जबकि बैंकिंग इंडस्ट्री में एचआरए का रेट 6.5% 7% है। क्या 6.5% से एक सीनियर ऑफिसर्स को भी 7-8 हजार रुपये के करीब एचआरए मिलता है? क्या 8 हजार रुपये में दिल्ली बॉम्बे में कोई मकान ले सकता है? तो एचआरए का रेट जो मार्केट पे कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से, ना कि बैंक की कॉस्ट और कई फैक्टर्स जो कि रियलिटी से काफी दूर है। अगला पॉइंट है इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस का। ट्रांसपोर्ट अलाउंस रियम्बर्समेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल फॉर दोज ओन व्हीकल। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, कॉस्ट चार्जिंग ऑफ बैटरी टू बी रियम्बर्स, एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू बी एडिक्वेटली एनहांस। ये टू बी डिस्कस ऑन मेन कमेटी, ये मेन कमेटी के लिए छोड़ दिया गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू बी पेड टू physically challenged and differently able employees as applicable to the government employees will be referred to government। जैसे कि इस केस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए गवर्नमेंट को रेफर करने के लिए कहा गया है, सिमिलरली एचआरए के केस में भी यही होना चाहिए कि गवर्नमेंट के जो रेट हैं उन्हीं के हिसाब से बैंकों में भी रेट फिक्स होने चाहिए। एचआरए का परसेंटेज बेसिक पे का। इम्प्रूवमेंट इन other allowances, hill and fuel allowance to be enhanced substantially, northeast incentive on the line of government or RBI introduced, introduction of Lakshadweep Island allowance and Andaman Nicobar allowance, adequate increase in halting allowance and lodging expenses। इन सब पर will be taken in main committee। पहले पॉइंट में will be taken up with गवर्नमेंट के रेट के बराबर। जहाँ तक हिल एंड फ्यूल अलाउंस है या नॉर्थ ईस्ट का अलाउंस है, लक्षद्वीप का अलाउंस है, उसके लिए जो भी गवर्नमेंट के रेट हैं उस हिसाब से ही डिटरमाइन करना चाहिए, तो इसमें पैरिटी आ जाएगी। हॉल्टिंग और लॉजिंग अलाउंस के लिए एग्री कर दिए गए, लेकिन मेरा ये मानना है कि हॉल्टिंग और लॉजिंग और रूम रेंट वगैरह ये जितने भी हैं ये महंगाई के हिसाब से होने चाहिए और इसमें जो रेट भी डिसाइड हो चुके हैं वो एग्री कर चुके हैं। ये कोई बाइपर्टाइट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखते हैं और जो भी कॉस्ट इंकर होती है वो उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनको डेप्यूट किया जाता है। अदरवाइज नॉर्मल किसी भी व्यक्ति को इसका डायरेक्ट फायदा नहीं होने वाला। तो ये एक चिल्लर वाले इश्यूज हैं। तो मेन इशू पे रिवीजन का है या एचआरए का है बेसिकली या सीसीए का है। उन इशूज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से पैरिटी सिटीज के हिसाब से, क्योंकि वो एचआरए और सीसीए कॉस्ट ऑफ लिविंग पर डिपेंड करता है, ना कि
बैंक की क्या कॉस्ट आती है उस पर। कोई भी व्यक्ति ऐसा तो है नहीं कि बैंक में हाउस रेंट बहुत कम मिलता है तो उसको सस्ते पे किराए पे दे देगा। किराया तो वही होगा जो मार्केट में होगा। When hotel room rent receipt is produced for reimbursement, 50% of them is to be paid towards boarding and lodging, boarding and food expenses. इसमें 50% डिमांड थी, 35% एग्री कर दिया गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आजकल फूड और बोर्डिंग की जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, तो ये 50% ही एक्सेप्ट हो जाना चाहिए था। Provision for separate rate of dam and travel expenses to employees sent on official duty or deputation within station within the urban agglomeration based on the distance criteria. At center of 12 lakh and above population ka dam will be paid if the distance between original branch and deputed branch is 20 kilometer and above. इसके लिए एग्री हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन अलाउंस एग्रीड फॉर 2 चिल्ड्रन अप टू ग्रेजुएशन लेवल, अमाउंट सब्जेक्ट टू द फाइनल कॉस्टिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ लर्निंग अलाउंस एग्रीड, अमाउंट टू बी डिसाइडेड। रिविजन इन द डेपुटेशन अलाउंस, ये जितने भी हैं ये अलाउंसेस के फॉर्म में हैं और ये कुछ हद तक एग्री किए गए हैं और अमाउंट अभी डिसाइड होगा। लेकिन ये मान सकते हैं कि ये एक नया चैप्टर शुरू हुआ है जिसमें कि थोड़ा सा यूनियन की अचीवमेंट मानी जा सकती है, लेकिन ये भी पे रिवीजन के छोटा सा पार्ट है, न कि बहुत बड़े इश्यूज हैं। अपवर्ड रिवीजन ऑफ साइकिल अलाउंस, पासिंग अलाउंस, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस। इसमें वाशिंग अलाउंस, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस 250 रुपया, वाशिंग अलाउंस 300 रुपया, साइकिल स्कूटी अलाउंस 250 रुपया, ये बढ़ा दिए गए हैं। ये भी छोटे छोटे चिल्लर वाला है मामला, इसमें बहुत बड़ा कोई पे रिविजन के इशूज नहीं है। लेकिन जहाँ तक है गिनती के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूनियन की, उन्होंने ये चिल्लर बढ़वा दिए हैं। एनुअल मेडिकल एड, मेडिकल एड एक बहुत बड़ा इशू है जिसके लिए कि सही ढंग से एफर्ट्स होने चाहिए। एनुअल मेडिकल एड शैल बी इंक्रीज सब्सटेंशियली। अब सब्सटेंशियली जो वर्ड है इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये सब एक वेग स्टेटमेंट है। द यूनियन को स्पेसिफिक डिमांड करनी चाहिए कि एनुअल मेडिकल एक्सपेंसेस 50,000 होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए, 30,000 होना चाहिए, बजाय कि ऐसे वर्ड सब्सटेंशियली और इस टाइप का इस्तेमाल करने के। अमाउंट टू बी डिसाइडेड मेन कमेटी, ये मेन कमेटी के ऊपर छोड़ दिया गया। रिएम्बर्समेंट ऑफ एनुअल मेडिकल चेकअप एक्सपेंसेस, डिटेल विल बी कॉल्ड फ्रॉम द वेरियस बैंक्स एंड डिसाइडेड। रिएम्बर्समेंट ऑफ पीरियडिकल आई चेकअप फॉर एम्प्लॉइज ड्यू टू constant exposure to computer, agreed in principal, amount detail to be work out। ये नॉर्मल कॉस्टिंग है जो कि एक नेचुरल कॉस्ट है, उसको बैंक को पेयर करना ही है और ये एग्री कर दिया है। ये एक यूनियन की डिमांड की अचीवमेंट मान सकते हैं। पहली कमेटी के ये इशूज थे, इसमें से मैक्सिमम इशूज को मेन कमेटी या स्मॉलर कमेटी के ऊपर छोड़ दिया गया है और कुछ छोटे मोटे मामले इसमें एग्री कर दिए गए हैं, जो कि वेज रिवीजन के जो बेसिक मुद्दा है, बेसिक का कितना मर्जर और स्पेशल पे को बेसिक में शामिल करना, उस पर जो चर्चा की गई है वो स्पेशल पे वाली की गई है, जिसमें स्पेशल पे बढ़ाने की बात की गई है, उसको बेसिक पे में मर्ज करने के लिए नहीं है। इससे साफ हो जाता है कि जो वर्कमैन की यूनियन है वो अपने आप में कोई बहुत बड़ा होमवर्क करके नहीं गई और ना ही उन्होंने स्पेसिफिक डिमांड रखी है और ना उन्होंने कोई पेंशनर्स और रिटायरीज के बेनिफिट के लिए कोई बात की। अब बात आती है 13 सितंबर 2023 को ऑफिसर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग हुई है श्री ओपी मिश्रा जी की चेयरमैनशिप वाली कमेटी 2 में। उसमें ये इशूज आए हैं। ऑल एग्जिस्टिंग स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट अप टू स्केल 5 should be converted to the regular increment after 1 year from reaching maximum of the respective present scale।
Two additional stagnation increment to be introduced for all grade of officers. IBA will look into it and come back. अब इसमें ये मामला स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की डिमांड है. आईबीए ने ये कहा कि आईबीए विल लुक इनटू द मैटर एंड कम बैक. मेरा ये मानना है कि ये जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का मामला है इसको डिटेल में डिस्कस करके और एसोसिएशन को अपनी स्पेसिफिक डिमांड रखनी चाहिए. आईबीए यदि एग्जामिन करता है तो कब तक एग्जामिन करेगा और कितने दिन में इसका जवाब मिलेगा ये देखना पड़ेगा, और इसको अगली मेन कमेटी में डिस्कस करने के टाइम तक इस आईबीए की रिपोर्ट आ जानी चाहिए, तभी इसका बायबैटेट में शामिल किया जा सकता है. टू इंक्रीमेंट फॉर पासिंग सीआईबी. आईबीए इज पॉजिटिव अबाउट द डिमांड. इस ढंग से जो है वो ये वेग स्टेटमेंट है कि आईबीए इज पॉजिटिव अबाउट द डिमांड, अदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, स्पेसिफिक डिसीजन हैज टू बी देयर. पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो है, लेकिन जब आएगा मैटर तो उस टाइम फिर नेगेटिव हो जाते हैं. तो इस ढंग से ये लगता है दोनों स्टेटमेंट थोड़ा सा वेग जैसी ही लगती हैं, इसमें कोई बहुत कंक्लूसिव डिसीजन नहीं हुआ. एफपीपी, इट शुड बी लास्ट इंक्रीमेंट विदाउट एनी सीलिंग. एफपीपी टू बी defrozen. Implication on terminal benefit will be discussed further. ये फर्दर डिस्कशन के लिए डाल दिया. पी के बारे में भी for completion of part 1 JIB and part 2 CIB, 1 and 2 increment respectively are to be considered instead of the consolidated amount as in the past. Implication to the terminal benefit will be discussed further. ये दोनों मैटर फर्दर डिस्कशन के लिए छोड़ दिए. स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट टू बी पेड टू द ऑफिसर हु हैव ऑप्टेड आउट फ्रॉम प्रमोशन will be discussed further. Upward revision HRA agreed in principle based on the cost. Upward revision of HRA, फिर इन्होंने वही बेग डिमांड रखी हुई, कोई स्पेसिफिक नहीं कि ये 25% होनी चाहिए, 35% होनी चाहिए, कितना परसेंट के सिटी के हिसाब से होनी चाहिए. ये पुराने ढर्रे के हिसाब से ही हमारी एसोसिएशन चल रही है और उनका कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है. एग्रीड इन प्रिंसिपल 5 साल में बेचारे यदि वो इन प्रिंसिपल एग्री करके वो कहते हैं कि जितना इन्फ्लेशन का रेट हुआ वो उसमें हम आपका एचआरए बढ़ा देते हैं, तो वो एक कोई भी वैलिड रीजन नहीं है. एचआरए शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स एज पर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सिटी. मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जितना कॉस्ट है, तो एचआरए के मामले में मेरा शुरू से यही मानना है कि एचआरए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पैरिटी होनी चाहिए. उसका जो बैंक में एचआरए दिया जाता है वो बहुत ही कम है. उस एचआरए में एक बड़े शहरों में झुग्गी भी नहीं मिलती आज की डेट में. सेल्फ लीज फॉर ऑफिसर टू बी इंट्रोड्यूस. इंडिविजुअल बैंक टू डिसाइड. सेल्फ सब्सटेंशियल इंक्रीज of CCA and location allowance, non-CCA center for all. Agreed in principle, part of cost. Substantial increase, फिर वही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वेग और एम्बिगुअस वर्ड होते हैं. यूनियन के जिनके खुद की क्लैरिटी नहीं होती तो वो उस टाइप की डिमांड करते हैं, तो आईबीए की कमेटी भी उसी ढंग से, उसमें आईबीए ने भी एग्रीड इन प्रिंसिपल कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से यदि डिसाइड किया जाए तो वो कहते हैं, या कोई स्पेसिफिक डिमांड रखते हैं कि सीसीए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में 8% है, 10% है, वो उसके हिसाब से ही हमें भी मिलना चाहिए. तो ये स्पेसिफिक डिमांड होती है, तो उसका अलग से जो है वेज रिविजन में फर्क पड़ता है. लर्निंग अलाउंसेस टू बी एनहांस्ड सब्सटेंशियली. अगेन लर्निंग अलाउंस के लिए सब्सटेंशियली जो है वो वर्ड इस्तेमाल किया गया. एग्रीड इन प्रिंसिपल, पार्ट ऑफ कॉस्ट. Closing allowance to be enhanced and paid every quarter. IBA is positive about the demand. फिर उसी ढंग से जैसे ऊपर भी एक उसमें IBA is positive. पॉजिटिव है, क्या स्पेसिफिक एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. इसमें पॉजिटिव वर्ड से जो है वो कभी भी किसी एग्रीमेंट का फाइनल डिसीजन नहीं होता. एरिया डिक्लेयर्ड एज एसी जेड, एनी जेड और EPZ. The branches coming under the above areas should be treated on par with metro center for all
allowances and perquisites. Part of cost, a detailed note to be submitted by the officer. ऑफिसर एसोसिएशन को कह दिया कि तुम अपना डिटेल नोट सबमिट करो, तब जा करके हम बताएंगे कैसे। तो इसका मतलब कि ऑफिसर्स एसोसिएशन भी कोई प्रिपरेशन करके नहीं गई कि हमें कितना मिलना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ द इंसेंटिव फॉर रूरल एंड अदर सेंसिटिव डिफिकल्ट एरियाज। पॉजिटिव रिस्पॉन्स डिटेल प्रपोजल इज टू बी सबमिटेड बाय द ऑफिसर्स एसोसिएशन। इसमें भी ऑफिसर्स एसोसिएशन के सर पे डाल दिया कि भाई तुम अपना कैलकुलेशन करके अपना प्रपोजल भेजो। तो ये प्रपोजल चार्टर्ड ऑफ डिमांड में शुरू में ही रख देने चाहिए थे कि इतना परसेंट होना चाहिए, बजाय कि जो है वो कमेटी कहे कि हाँ तुम इतना अपना सबमिट करो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस ढंग से जो है चार्टर्ड ऑफ डिमांड रखते हैं, और ना ही उनका कोई स्पेसिफिक कोई गोल है। अपने आप में जो है वो सिर्फ कमेटी के सामने चले गए बिगर होमवर्क के, बिगर प्रिपरेशन के, और फिर कह दिया कि ये हमारी अचीवमेंट है। जितने भी ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड के ये सारे जितने भी इश्यूज हैं, उनमें सारे में यही है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव आईबीआई इज पॉजिटिव, फ्यूचर में जो है वो डिसाइड कर लेंगे, कॉस्ट से डिसाइड कर लेंगे, ऑफिसर्स एसोसिएशन अपना डिटेल प्रपोजल भेजे। 13 पॉइंट इसमें है इम्प्रूवमेंट इन द स्पेशल एरिया अलाउंस एंड स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लेह लद्दाख, सिक्किम, अंडमान, उत्तराखंड एंड रेड कॉरिडोर or disturbed areas will be examined after reviewing the extent government guidelines and notifications. इसमें भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, तो उस हिसाब से सीधा सीधा डिमांड होनी चाहिए कि उसके हिसाब से हमें दे दिया जाए। 14th पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ लमसम अमाउंट एज कंपनसेशन ऑन ट्रांसफर। Payment of lump sum amount on mid-academic transfer to meet the education expenses of children on the account of transfer. Agreed to review, ask for detailed proposal from officers association. इसमें भी ऑफिसर्स एसोसिएशन के मत्थे डाल दिया कि आप अपना डिटेल प्रपोजल भेजिए, तब हम बात करेंगे। क्योंकि ये लोग अपने चार्टर ऑफ डिमांड में डिटेल प्रपोजल या कोई स्पेसिफिक डिमांड तो रखी नहीं, इसलिए उनके ऊपर ही फिर वापस ये टेबल टेनिस की बॉल की तरह है कि एक के कोर्ट से दूसरे के कोर्ट में, दूसरे कोर्ट। इसीलिए जो है ये ज़्यादातर नेगोशिएशंस लिंगर ऑन होती हैं कि स्पेसिफिक डिमांड या कोई भी अपना प्रिपरेशन करके नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से वो आईबीए की कमेटी इनके ऊपर ही डालती रहती है और फाइनली डिसीजन कुछ भी नहीं हो पाते हैं। इम्प्रूवमेंट इन लीव फेयर कंसेशन एंड मोनेटाइजेशन ऑफ एलएफसी। द एंटाइटलमेंट ऑफ मोड ऑफ ट्रैवल शुड बी मेड एज एयर ट्रैवल टू ऑल ऑफिसर्स टू बी फर्दर एनालाइज एंड डिस्कस। ये इशू ऐसा है कि आज के डेट में एयर ट्रैवल काफ़ी आसान हो गया और इससे काफ़ी सुविधा भी होती है। कई बार तो ऐसा भी है कि बाई एयर आदमी की को कॉस्ट रेलवे की कॉस्ट से भी कम पड़ती है। तो मेरा ये मानना है कि ये तो डिमांड सीधे सीधे एक्सेप्ट हो जानी चाहिए थी, इसमें एनालाइज करने वाली भी कोई बात नहीं है। इम्प्रूवमेंट इन ऑल लीव फैसिलिटीज। इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंसेप्ट ऑफ लीव बैंक। कमेटी इज टू बी फॉर्म टू डिस्कस दिस सेपरेटली। ये अलग से ही कमेटी के ऊपर छोड़ दिया गया है। रिविजन इन हाल्टिंग अलाउंस विल बी रिव्यूड अप्रोप्रिएटली। रिविजन इन लॉजिंग अलाउंस विल बी रिव्यूड अप्रोप्रिएटली। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, एक जो कि होनी है, पार्ट ऑफ पीरियड है। ओवर ए पैसेज ऑफ 5 years कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो ये चीजें होनी है। तो सीधा सीधा स्पेसिफिक डिमांड होनी चाहिए कि इतना इन्फ्लेशन बढ़ा, इतना जो है ये इनके रेट हो जाने चाहिए। तो अप्रोप्रिएटली वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। अप्रोप्रिएटली क्या होता है, इसके लिए कोई फार्मूला है क्या? एजुकेशन अलाउंस फॉर द चिल्ड्रन टू बी इंट्रोड्यूस मे बी कंसिडर अप टू 2 children till graduation subject to cost। ये चीज जो वर्कमैन स्टाफ यूनियन का था डिमांड, इसी टाइप की डिमांड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी रखी है और उसको इन प्रिंसिपल एग्री कर दिया गया है। ईयरली एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप फॉर ऑल ऑफिसर्स टू बी इंट्रोड्यूस, प्रिंसिपली एग्रीड टू बी फर्दर एनालाइज डिस्कस। ये भी एक एसेंशियल डिमांड है और ये एग्री
ही जाना चाहिए। रिव्यू ऑफ डिसिप्लिनरी रूल्स एंड प्रोसीजर्स, कमेटी इज फॉर्म टू डिस्कस सेपरेटली। डिसिप्लिनरी एक्शन और उसके लिए अलग से कमेटी में डिस्कस होगा। इस ढंग से ऑफिसर्स की 21 डिमांड में से ज़्यादातर में या तो अलग से कमेटी के लिए या जो नॉर्मल रूटीन की डिमांड थी हॉल्टिंग अलाउंस लॉजिंग अलाउंस की, तो विल बी रिव्यूड अप्रोप्रिएटली, ये वर्ड से जो है वो ये खत्म हो गई डिस्कशन। मेरा ये मानना है कि ना तो वर्कमैन यूनियन ने ना ही ऑफिसर्स एसोसिएशन ने स्पेशल पे को बेसिक पे में मर्ज करने की बात की, और ना ही उन्होंने इसको सुपर एनुएशन बेनिफिट के लिए या रिटायरीज को बेनिफिट देने के लिए कोई बात की है। जो वर्कमैन इन्होंने जो बात करी है, जो मुद्दा रखा है, उसमें उस अलाउंस को बढ़ाने का और उस पर डीए बढ़ाने की बात करी है, और ऑफिसर्स एसोसिएशन ने तो उस मुद्दे को डिस्कस भी नहीं किया। हाउस रेंट अलाउंस के लिए भी कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं रखी, ना सीसीए के लिए कोई स्पेसिफिक डिमांड रखी, और ना ही जो बेसिक रिवीजन की बात है, जो मेन मुद्दा है, उस पर कोई बात नहीं हुई कमेटी में। केवल जो पेनी वाइज पाउंड पुलिस वाली बातें हुई, छोटी छोटे चिल्लर की बात हुई है, बड़ा मामला कोई भी नहीं लिया गया। अगर ये बात करते हैं कि 1 दिसंबर 2023 तक ये नेगोशिएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो इस मीटिंग में ही दोनों वर्कमैन यूनियन को भी और ऑफिसर्स एसोसिएशन को अपनी स्पेसिफिक डिमांड ले जा करके बात करनी चाहिए थी और उसको डिस्कस करना चाहिए था। अब उसमें ज़्यादातर मामले या तो वार्ड स्टाफ के मामले में ये कह दिया कि स्मॉलर कमेटी डिसाइड करेगी, उससे डिस्कस करेंगे। ऑफिसर्स के मामले में ये कह दिया कि इसमें ऑफिसर्स अपने आप ही एग्जामिन करके और अपना डिटेल प्रपोजल सबमिट करें। अब ये देखना होगा कि कब स्मॉलर कमेटी बैठती है और कितनी जल्दी वो डिसीजन लेती है, और कब ऑफिसर्स अपने डिटेल प्रपोजल सबमिट करते हैं आईबीए को, ताकि उसमें जल्दी डिसीजन हो सके। दोस्तों, इस लेटर के कंटेंट से तो ये नहीं लगता कि ये नेगोशिएशन 1 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी, और यह भी नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट बैंकर्स के लिए होगी। खास तौर पर पेंशनर और जो वर्किंग स्टाफ है, उसी के मैटर्स सही ढंग से नहीं टेकअप किए जा रहे हैं, तो पेंशनर और रिटायरीज के मामले तो वो शायद डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था। लेटर के हिसाब से जो डिस्कशन हुई है, उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस मैं करना चाह रहा था, जो मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, साथ ही आपको पसंद भी आई होगी। अगर ये पसंद आई तो इसको लाइक करें और अपने साथियों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।